अगर करंट सिचुएशन की बात करूं, सो एआई, वॉर्स, इन्फ्लेशन, सो डू यू थिंक आर वी एंटरिंग इनटू अ टफेस्ट बिजनेस एरा? is making an impact not for any businesses but also to a common people also. सबसे बड़ा इफेक्ट जो वॉर का किसी भी कंट्री पे आता है वो आता है फ्यूल कॉस्ट पे। आज की डेट में जो कुकिंग गैस है उसकी कितनी मारामारी है, ठीक है। सिलेंडर वाले लोग हैं, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग फॉर इट। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपका अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है? जज ने कुछ कॉकरोच के बारे में बोला था तो इन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया कि भाई ये शायद हमारे वो कॉकरोच बोल रहे हैं, कुछ है। मतलब देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन एंड थोड़ा सा इसको फैब्रिकेट भी किया गया है अलग अलग जगह। और जो इसका फाउंडर या जो अपने आप को प्रेसिडेंट कह रहा है वो यूएस में आराम से बैठा हुआ है कि कोई छू भी नहीं सकता। आई थिंक अगर आज की यूथ उसको पकड़ लिया है और वो कुछ हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी बड़ी पार्टी बन जाए बीजेपी और कांग्रेस के बाद। सर, आपको क्यों लगता है कि दुबई और ग्लोबल मार्केट्स इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं? व्हाई? अगर आप टेक्निकली देखोगे, इफ़ यू पिक अप द टॉप फैमिलीज ऑफ इंडिया और देखोगे तो इंडिया से बाहर जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स है वो सब इंडियंस की है। पहले ये होता था कि बाहरी कंपनियाँ इंडियन कंपनी को एक्वायर करती थी, आज की डेट में उल्टा चलता है। इंडियन कंपनीज आर एक्वायरिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज। महिंद्रा ने बहुत इंटरनेशनल कंपनीज को एक्वायर किया है, टाटा ने बहुत किया है। एंड मोदी जी ने बोला है कि सोना मत खरीदो। आई थिंक देखो उनका जो कॉन्सेप्ट है बोलने का, उनका ये था कि अगर हम गोल्ड नहीं खरीदते, ठीक है, उसी जगह हम क्या करेंगे, या तो हम म्यूचुअल फंड्स पे पैसा डालेंगे या शेयर मार्केट में डालेंगे। उससे जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन डाउन आएगा और शायद डॉलर डाउन आ जाए। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग बिजनेसमैन हैं जिनकी फैमिली ने एक लेगेसी बिजनेस क्रिएट किया है इंडिया में। ही इज़ द थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, एमडी एंड सीईओ ऑफ जिंदल ग्रुप, मिस्टर साहिल जिंदल। वेलकम टू द Thanks, yeah. पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन एंड गिविंग योर स्पेशल टाइम। थैंक यू सर। माय प्लेजर। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि बिजनेस कैसे बनाएं, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, और इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक भी कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल जो ऑन गोइंग क्राइसिस और वॉर वगैरह चल रही है, इन सब के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू विल बी कि जैसे लोगों को लगता है कि फॉर एग्जांपल अंबानी फैमिली है या बिरला फैमिली है या आप जिंदल फैमिली को ही ले लीजिए, उनके जो डॉटर्स हैं या सन्स हैं, उनको एकदम से एक बिजनेस एम्पायर पूरा क्रिएट किया हुआ मिल जाता है। सो इज़ इट लाइक वो बहुत आसान दिखता है देखने वाले लोगों को, तो आपको क्या कहना है उसके बारे में कि हाउ इज़ इट लाइक? देखो मेरा ये मानना है कि ठीक है, वो कहते हैं ना कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून वाली बात है, वो होता है। बट ठीक है, आपको एक बेस मिल जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती है। बट इतना आसान भी नहीं होता लेगेसी को फॉरवर्ड ले जाना, क्योंकि आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वो लेगेसी को आगे ले जाने के लिए। तो उस चीज़ में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें समझनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपको चेयर दी है और बैठ गए और आप उस काम करना शुरू हो गए, नहीं। सो व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2002, आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी लोअर एंड ऑफ द बिजनेस। मतलब मैं हर डिपार्टमेंट में आई स्पेंड अबाउट 3 मंथ्स 4 मंथ्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पूरा इकोसिस्टम चलता कैसे है। मतलब मेरे को 2-3 साल लगे सेट होने में, कि समझने में कि क्या बिजनेस चल रहा है, कैसे चल रहा है, ताकि जब आप उसको लीड करते हो तो उस टाइम आपको ये नहीं फीलिंग होनी चाहिए कि वो सामने वाले ने सही बोला है गलत बोला है, कोई गलती तो नहीं हो रही है आपसे। तो मतलब वो प्रेशर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज भी लगता है कि इतना टाइम हो गया, 70 ईयर्स की लेगेसी है, कि प्रेशर तो आज भी होता है कि कोई चीज़ कर रहे होते हैं कि वही सोचते हैं कि यार इतने टाइम से चलता आ रहा है, अब एकदम से क्या नया करेगी जो इसको और आगे ऊंचाई पे लेके जाए। एंड आई थिंक ज़्यादा बड़ी लेगेसी होती है या फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है बिजनेस करते हुए, तो प्रेशर और ज़्यादा होता है बिल्कुल। कि अब इसको मेंटेन ही करना है और ग्रो करना है उसके आगे। कुछ मतलब गलत नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा खराब नहीं। हाँ, क्योंकि एक एक मिस्टेक आपकी वो 70 ईयर्स की लेगेसी या जितनी लंबी लेगेसी है उसके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ है कि जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे ग्रो भी करता है और उसे स्केल भी करता है, बट रियल टेस्ट वहाँ आता है जब उसको स्केल करने के बाद मेंटेन करना हो और उसे फर्दर स्केल करना हो। तो आपको क्या लगता है कि उस चीज़ के लिए क्या सिस्टम है, क्या तरीका है कि आप मेंटेन कर सको? क्योंकि आई थिंक ग्रो तो हर कोई कर लेता है सर्टेन लेवल तक।
आई थिंक आजकल क्या होता है कि लोग ना एकदम से ऐसे जाते हैं ऊपर और फिर उसको लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते। उसके कई रीजंस हो सकते हैं कि भाई उनकी बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओवर एम्बिशियस हो गए हैं वो, या उनको अब ये नहीं पता कि इसको आगे करना क्या है। तो उससे क्या होता है कि लैग आ जाता है। और अगर आप देखोगे विद टाइम, जनरेशन टू जनरेशन, जो कहते थे 10 साल 15 साल में चेंज होता है, अब वो इतना फास्ट हो गया है शुरू कि 5 इयर्स में चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। तो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और टाइम के हिसाब से आपको अपने आप को अलाइन करते जाना पड़ेगा। ओके। उससे आपको ग्रोथ में ऑटोमेटिकली इफेक्ट दिखेगा और ग्रोथ तो अपने आप आएगी फिर। ठीक है। एंड सर उससे भी ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है कि जब आप जनरेशन्स टू जनरेशन्स पास ऑन करते हो बिजनेस को, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। एंड आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा बड़ा टेस्ट होता है कि क्या पता आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो उसको उस तरीके से संभाल पाए या नहीं। तो एक लेगेसी बिजनेस को या बड़े ग्रुप को संभालना बहुत बड़ा टास्क है जनरेशन्स टू जनरेशन्स तक। तो उसके लिए कैसे मेक श्योर करते हैं कोई भी बड़ा ग्रुप के कैसे वो चीज़ चलती रहे? देखो, कई एग्जाम्पल्स मार्केट में रहे हैं और कई फैमिली बिजनेसेस में रहे हैं कि जिनकी लेगेसी चलती आई और नेक्स्ट जनरेशन संभाल नहीं पाई और वो ब्रेक भी हुआ है। ऐसे बहुत जगह पे हुआ है। तो आई थिंक इसका जो बेस्ट तरीका होता है ना कि एक जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और जब वो थर्ड जनरेशन तक आ रहा है या फोर्थ तक आ रहा है, तो एक पूरे SOPs बनते हैं कि बिजनेस कैसे संभालना है, क्या एथिक्स है। और फिर क्या है कि जो आपकी मैन पावर भी होती है, जो आप हायर करते हो, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये हमारे कंपनी में भी आज भी 40 ईयर ओल्ड पीपल काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई चले गए हैं। तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो जाता है कि जब आपके पुराने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो आपके साथ लीड कर रहे हैं या आपको सपोर्ट करके आपको लीड करा रहे हैं, तो उससे बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ता है उसके अंदर। क्योंकि वो शुरुआत से चीज़ों को वो शुरुआत से देखते आए हैं। और जनरली फैमिली बिजनेस में क्या होता है ना कि आपके जो घर का माहौल होता है उसमें भी वो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप चलती रहती है। कहीं ना कुछ आप सीखते रहते हो। चाहे आप अपने डैड को बात करते हुए देख लो या ग्रैंडफादर को देख लो या कोई भी बिजनेस डील होते हुए देख लो, तो वो चीज़ें ना आपको स्टिक करती जाती है टाइम से। फिर आपको धीरे धीरे समझ में आता है। और देखो, सीधी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने भी गलतियाँ नहीं करी होगी, मैंने भी गलतियाँ की है। और गलतियों से आप सीखते हो। गलतियाँ करने के बाद जब उसको एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये गलती थी, आई थिंक उस टाइम पे सक्सेस और फास्ट होती है। अच्छा सर, अगर आपके लाइफस्टाइल की बात करें तो वो कैसा है? लाइक आपका वीकेंड कैसे जाता है? आप पार्टी वगैरह करते हो या? सो एक टाइम था जब होती भी थी बहुत ज़्यादा, बट अब वो चीज़ें कम हो गई है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सारी चीज़ों की वजह से कि आपको लिमिट रखनी चाहिए हर चीज़ में। तो मेरा बड़ा कैजुअल आउटिंग्स होती है, लाइक नॉट गोइंग टू डिस्को एंड स्टफ लाइक दैट। बट हाँ, शांत जगह होनी चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए जिनके साथ आराम से आप बैठ के खा पी सकते हो। तो वो एक अलग कन्वर्सेशन शुरू हो गई है। आज से अगर 15 साल पहले मैं देखूँ तो जो हम लोग फ्रेंड्स मिलते थे या कहीं आउटिंग पे जाते थे और जो कन्वर्सेशन हमारी होती थी और आज की कन्वर्सेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज वो क्या है, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो बिज़नेस ओरिएंटेड हो ही जाती है कन्वर्सेशन कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर सकते हैं, उसको वैसे कर सकते हैं। तो मतलब अगर वो देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो रही है चीज़ें। मेरे को लगता है ये एक्सपीरियंस ही है सबका, जो ऑटोमेटिकली द कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है बहुत वैल्यू एडिशन मिलती है उसमें। राइट, या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, डिस्कस करना है, बिल्कुल। इसी टाइप मतलब डिस्कशन इसी चीज़ के अराउंड रहता है। हाँ, प्रोज कॉन। और देखो, फ्रेंड्स आपके वो होने चाहिए जो आपके मुंह पे ये बोल दे ये तू सही कर रहा है या तू गलत कर रहा है। जो हाँ में हाँ मिलाने वाले यस मैन्स होते हैं ना, वो आपके फ्रेंड्स नहीं होते। ठीक है सर, तो व्हाट डज इट टेक टू बिल्ड अ कंपनी लाइक जिंदल? मतलब क्या लगता है इतना बड़ी कंपनी बनाने में? देखो, ये तो बड़ा हैवी सवाल है। क्या लगता है, आई थिंक जो हम लोग देखते आए हैं कि 70 ईयर्स की लेगेसी है, ये है नहीं कि मैंने बनाया है या कुछ बनाया है और मैं क्रेडिट लेता भी नहीं इस चीज़ का। तो आई थिंक ये जनरेशन से चलता आ रहा है एंड आई थिंक इट इज़ नॉट ईजी कि आज की डेट में कि वो जो पुरानी लेगेसीज बनी है, चाहे अंबानी, टाटास, महिंद्रा का या किसी का भी अगर आप देखोगे, तो उस टाइम पे जो डायनेमिक्स थे, उस टाइम पे जो डिसीजन लिए गए, मेरे को नहीं लगता कि आज अगर हमारे को बोला जाए कि उस तरह के हार्श डिसीजन या रिस्क टेकिंग
डिसीजन लेना है मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा वो हो जाता है कि मतलब आज हमारे को क्या है कि एक चीज़ बनी हुई है कि उसको कैसे चलाना है या उसको हमें ग्रो करना है, बट अगर ज़ीरो से वापस वो लेगेसी क्रिएट करनी है तो आई थिंक जो ये 70 ईयर्स लगे हैं, आज अगर कोई बनाने जाए तो 100 साल कम से कम लग जाएंगे बनाने में। अगर कोई बनाना भी चाहे तो उसके लिए क्या, उसको क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए, क्या वैल्यूज़ या क्या चीज़ें ऐसी फॉलो करनी चाहिए, कुछ बेसिक चीज़? आई थिंक बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ, खुद मानता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके एथिक्स सही है, आप ट्रांसपेरेंट हो, डिसिप्लिन से काम कर रहे हो एंड यू हैव द राइट टीम, तो उससे आपको कोई ग्रोथ आपकी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप स्टार्टिंग से एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बना रहे हो। कोई भी लेगेसी बिजनेस की फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो कहते हैं ना, अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो उसकी फाउंडेशन आपने अच्छी बना दी है तो बिल्डिंग कभी नहीं गिरेगी। सर अगर मैं आज बोलूँ कि किसी के पास 0 रुपीज़ हैं बिल्कुल और उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो कैसे करें? सिंपल तरीका, बेसिक। आई थिंक अगर आज आपके पास पैसे नहीं है और आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले है कि आप किसी कंपनी में जाओ, काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो, बेशक रिलेटेड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लो। उससे क्या है, तो आपको पता चलेगा सिस्टम कैसे चलता है। क्योंकि देखो, आज किसी के पास ज़ीरो मनी में तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, और कैपिटल बिल्ड करने से ही होगी, और जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, सिर्फ आइडिया से कोई काम नहीं होता। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सही तरीका ये है कि आप पहले एक्सपीरियंस गेन करो, जो चीज़ आपको करनी है, फिर थोड़े से पैसे जमा करो अपने पास और देन बिजनेस स्टार्ट हाँ, करो। जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भाई हाँ, मेरे को पता चल गया मेरे को क्या करना है और कैसे करना है और सिस्टम्स कैसे चलेंगे, उससे बहुत बड़ा पुश मिलेगा। अगर कोई रॉ आदमी एकदम से आगे बोलेगा मेरे को तो बिजनेस करना है पर मुझे नहीं पता क्या करना है, बहुत होता है। बहुत लोग आते हैं कह रहे हैं सर मेरे को काम करना है, मतलब क्या काम करना है, कह रहे वो नहीं पता। तो मतलब अभी तक आप अलाइन नहीं हो ना कि आपको क्या करना है। राइट, सो क्या करना है, दैट इज़ द मेन थिंग कि वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पहला करोड़ बनाना डिफ़िकल्ट होता है या उसको ग्रो करना फर्दर ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है? आई थिंक मैं उस फिलॉसफी पे हमेशा लाइफ मानता हूँ, 0 to 1 की जर्नी सबसे टफ होती है, 1 to 100 की नहीं होती है। क्योंकि अगर आप 0 से 1 पे पहुँच गए तो मतलब आपने अपना बेस बना लिया। अब उसके बाद 1 से लेके 100 तक जब आप उस जर्नी को लेके जाते हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो पहुँच ही जाते हो। देखो, क्योंकि आपने हार्ड वर्क जो 0 to 1 पे किया है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। अभी तो आप 0 थे ना, 0 से तो हमेशा नंबर 1 बेटर है। अब 1 से 100 की जर्नी उतनी टफ नहीं होगी जितनी 0 to 1 है। ईजी तो कोई भी चीज़ नहीं है, ईजी तो आज हमारे लिए भी नहीं है कि बिजनेस को ग्रो करना, बट एट द सेम टाइम आपको एक राह मिल गई कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, क्या करने से सही काम हो रहा है। फिर उसके बाद आपको फंडिंग करनी है, आपको मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना है, आपको पता है क्या करना है उसको ग्रो करने के लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज एक करोड़ की कंपनी बनानी है, तो उसका क्या पाथ होगा बनाने का? देखो, एक ऐसे तो ये बड़ा रैंडम क्वेश्चन है कि 1 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो ये डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या है, मार्जिन्स क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी क्या है उसकी मार्केट में। मतलब वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, आपको क्या सिस्टम बेसिकली फॉलो करना चाहिए, क्या? देखो, सबसे पहले तो अगर आपके पास कैपिटल है, आपको पता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो यू शुड हैव द राइट रिसोर्सेस। राइट मतलब कहते जो स्टार्टअप इंडस्ट्री में कहते हैं ना, प्रोडक्ट फिट, मार्केट फिट, वो ज़रूरी है। अगर आपके पास वो है और जो चीज़ आप बोल रहे हो वो डिलीवर कर रहे हो, आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है, आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो रहा है मार्केट में, और आप में जज्बा है, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। एंड आई थिंक वो जज्बा वाला एलिमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर तो आप कुछ रिसोर्सेज होने के बाद भी फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आई ऑलवेज बेट ऑन द जॉकी रादर देन द हॉर्स। तो जॉकी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा, जो बिजनेस 30 साल या 30 साल से ऊपर सर्वाइव करते हैं और जो बिजनेस 5-10 साल ही सर्वाइव करके बंद हो जाते हैं, उनमें क्या ऐसा फ़र्क होता है? वो क्यों बंद हो जाते हैं 10 साल में, और कुछ बिजनेस क्यों चलते हैं लंबे टाइम तक? देखो, ये जो आपने पहले सवाल किया था ना, ये उस चीज़ से लिंक्ड है। जो लेगेसी बिजनेसेस होंगे या जिनके एसओपीज, सिस्टम्स, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी और टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट लेके बैठे हो, उसको 30 साल तक वही प्रोडक्ट बेच रहे हो। आपको मार्केट में उस हिसाब से इवॉल्व होना पड़ेगा, कि हो सकता है उसको कुछ नया चीज़ आ गई तो उसमें धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू करोगे, तो वो चीज़ स्टेबल होती रहेगी तो आप लंबा खींच सकते हो उसको। शॉर्ट बिजनेसेस जो 4-5 साल में बंद हो जाते हैं, उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो मार्केट के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, वो इवॉल्व नहीं होते हैं। और कई जगह पे तो ईगोज इतनी फिक्स हो जाती है कि आदमी कहता है नहीं ये तो सही है, यही चलेगा, मैं तो नहीं चेंज करूँगा, ये तो बिकेगा। ईगो एक ऐसी चीज़ है जो बिजनेस को ख़राब कर सकती है। लाइक इसका एक एग्जांपल नोकिया भी है कि उन्होंने इवॉल्व नहीं किया तो मार्केट से बिल्कुल ही आउट हो गए। बहुत से माइक्रोमैक्स का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो टाइम से शिफ्ट नहीं कर पाए। उन्होंने 4G पे जब तक गए तब तक 5G आ गया था, तो वो एक बहुत बड़ा वो था पॉइंट उस टाइम पे। अच्छा सर, आपका एक स्टार्टअप है ट्रैवल के नाम से, तो उसमें आप क्या बिल्ड कर रहे हो और क्या डिफरेंट कर रहे हो? आई थिंक इट्स अ कंपटीशन ऑफ ओला एंड उबर। मैं उसको ओला उबर का कंपटीशन तो नहीं मानूंगा, तो इट इज़ समथिंग सिमिलर टू व्हाट ब्लू स्मार्ट वाज डूइंग। सो वी हैव ऑल ईवी फ्लीट इन दैट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम उसमें सॉल्व कर रहे हैं वो रिलायबिलिटी का सॉल्व कर रहे हैं, कि अगर आपने गाड़ी बुक करी है तो आपके पास आएगी, अगर बुकिंग हुई है तो इट्स लाइक ज़ीरो कैंसिलेशन, नॉन नेगोशिएबल सिस्टम दैट वी फॉलो। देन क्लीन कार्स, ट्रेन ड्राइवर्स, क्योंकि ड्राइवर बिहेवियर का आज ओला उबर में थोड़ा सा है इशू, जो कि अब समझने लगे। आई थिंक एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन इट। तो ये सारी चीज़ें करके हमने सोचा कि भाई पीपल वांट सेफ्टी ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ों को जब देखा तो देखा कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है, और ब्लू स्मार्ट जाने के बाद तो गैप ये बढ़ गया, बिकॉज ब्लू स्मार्ट आई थिंक वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो हमने क्या किया कि वी टुक बेटर कार्स विद बेटर रेंज, बिकॉज रेंज एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी गाड़ी की रेंज अच्छी होगी, ईवी है, आइस कार्स तो है नहीं कि पेट्रोल भरा लिया खाली हो गया, तो उससे बहुत वो हो जाता है कि भाई एक तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ईवी में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि देयर इज़ नो नॉइस इन द कार, वेरएज़ पेट्रोल डीजल में आवाज़ जो खड़खड़ की आती है उसमें नहीं आती है। द कार्स आर कंफर्टेबल और स्पेस ज़्यादा मिल जाती है गाड़ियों में। तो वो आइडिया था कि भाई वी वांट टू चेंज हाउ द दिस इकोसिस्टम इज़ वर्किंग। ओला उबर रैपिडो देयर और एग्रीगेटर्स, तो किसी उनकी अपनी फ्लीट नहीं है ना, उनकी फ्लीट खुद चलाते हैं वो, तो दे आर एग्रीगेटर्स, लाइक या तो ड्राइवर खुद ही चला रहे हैं या कंपनीज चला रही है विच आर गिविंग द कार। विद आर मॉडल वी हैव द ऑल द कार्स आर अंडर अस ओनली, द ड्राइवर्स आर ऑल एम्प्लॉयड, वी मेंटेन द कार्स एवरीथिंग। ड्राइवर्स का SOPs हो गया या फैसिलिटीज़ हो गया, जैसे पानी की बोतल गाड़ी में मैंडेटरी है, टिश्यू बॉक्स मैंडेटरी है, चार्जिंग वायर्स मैंडेटरी है, कि मतलब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और चार्जेस इसके कैसे, मतलब बाकी कंपेयर करें अगर बाकी उस। सो टेक्निकली वी आर अ लिटिल बिट हायर देन उबर प्रीमियम, cheaper than Uber Black. But as we talk and everything, I think we are offering a better car than Uber Black and better service, probably 2x the service at a 30% or 20% cheaper rates. ओके नहीं सर, ये गैप तो है बहुत बड़ा, क्योंकि ऊबर, अगर मैं किसी और की बात करूँ, ऊबर ओला और एनीथिंग, तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ड्राइवर बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता है और कैंसिल तो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सो अभी पीछे देयर वाज अ स्टैटिस्टिक्स इन 2024 23-24, the cancellation rate was 75%, and after that it should have gone better, but 2025 का जो स्टैट्स कहता है वो 85%। होगा, हाँ, तो मतलब आपको एक गाड़ी बुक करने के लिए 4 कैंसिल हो रही है। क्योंकि उनके जब ड्राइवर्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हैं, मतलब सर्विस नहीं लगती ऐसा। दे आर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, राइट। उनका काम ही यही है। उनका क्या चल रहा है कंपनी के साथ, उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है क्या, आई डोंट नो, बट ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा क्या था कि व्हेन वी वर टॉकिंग अमंग्स द फाउंडर्स इन दिस, वी डिस्कवर्ड कि आज की डेट में आई हैव अ डॉटर, ठीक है, एंड वन ऑफ माई को फाउंडर हैज़ अ डॉटर। उसने बोला मैं ओला उबर में तो अपनी बेटी को भेज लूँगा नहीं, कुछ भी हो जाए। तो आई वॉन्ट अ सर्विस लाइक दैट जिसमें मैं अपनी डॉटर को अगर भेज सकता हूँ तो मतलब वो सर्विस परफेक्ट है।
राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा कि भाई ठीक है, मतलब दैट इज़ द वे द ड्राइवर्स आर ट्रेन्ड। और हम तो कोशिश ये करते हैं कि लोगों को ये फील आए कि वो कैब में बैठे ही नहीं है। इट शुड फील लाइक दे आर सिटिंग इन देयर ओन कार। उससे क्या होगा, कंफर्ट लेवल आता है, सारी चीज़ें आता है, ड्राइवर ग्रीट कर रहा है आपको, दरवाज़ा खोल रहा है। तो ये यही सारी सर्विसेज है, सर्विस इंडस्ट्री है मेनली। इट्स वेरी गुड, क्योंकि इसकी नीड भी है बहुत ज़्यादा। अगर पर्सनली आप मेरी बात भी करो तो आई ऑल्सो डोंट प्रेफर ट्रैवलिंग इन ऊबर एंड ओला कैब्स, क्योंकि सेफ्टी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो बीइंग अ गर्ल आई ऑल्सो नॉट प्रेफर, एंड पीपल आर अराउंड मी ऑल्सो नॉट प्रेफर द कैब्स, क्योंकि उनकी सर्विस अब ऐसी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो अच्छा, आपका कहाँ कहाँ पर अभी ये है अवेलेबल? So technically, we are covering entire Gurgaon in some parts of Delhi, but in like next month or probably July तक, we should be covering Delhi also. There are a lot fleets are getting added on a daily basis, so तो आपको नहीं लगता कि आप फ्लीट खुद हैंडल कर रहे हो, तो उसको स्केल कर पाना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है खुद हैंडल? see इस फ्लीट में हैंडल जब तक आप खुद नहीं करोगे, आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। दैट इज़ ट्रू। ठीक है, जहाँ तक कैपेक्स की बात है, तो वी वर्क ऑन 2 मॉडल्स। वी ओन द कार ऑल्सो एंड वी टेक द कार्स ऑन लीज ऑल्सो। बट उसमें क्या होता है कि सामने वाले ने लीज दे दी, वो गाड़ी फिर हमारे कंट्रोल में है। लीज वाले का कोई लेना देना नहीं है, उसको चलाना नहीं चलाना, बिकॉज इट्स अ ड्राई लीज। वेर एज ऊबर वर्क होना वेट लीज, जिसमें सारी मेंटेनेंस ड्राइवर की है, सारी चीज़ें। हमारे उसमें कुछ नहीं है, तो उससे स्केलिंग गेट्स फास्टर। तो ट्रेवल में जो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कि हम लोगों को ऐसे फील कराते हैं कि जैसे उनके घर का ड्राइवर है, घर खुद गाड़ी लगाई है, नीचे बैठा है, कंफर्ट लेवल उस लेवल का है। और जितने ड्राइवर्स हैं सारे सारे पुलिस वेरीफाइड है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई ड्राइवर इधर उधर कुछ हो सकता है। प्रॉपर ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, प्रॉपर यूनिफॉर्म, सारी चीज़ें करके उनको पूरा एकदम वैसे रखते हैं। और लोगों को इतनी चीज़ें पसंद है कि करंट जो हमारा रिपीट रेट है, दैट इज़ मोर देन 70% ऑफ द रिपीट क्लाइंट्स हु आर बुकिंग अगेन एंड अगेन। मैंने आपका ऐड भी देखा था, तो उसमें भी कुछ इस टाइप की सर्विस थी कि ड्राइवर गाड़ी खोल रहा है और फिर कस्टमर आपका बैठ रहा है। मतलब काफ़ी अच्छी सर्विस थी वो। लग नहीं रहा था कि आपने कैब बुक की हुई है। तो आप इसे जल्दी से दिल्ली में लेकर आओ तो आई थिंक फिर नहीं, दिल्ली में अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट से तो ड्रॉप्स हो रहे हैं, और गुड़गांव से कोई दिल्ली आ रहा है तो वो ड्रॉप्स हो रहे हैं। पिकअप्स नहीं हो रहे अभी दिल्ली से, क्योंकि बिकॉज थोड़ा फ्लीट साइज अभी लिमिटेड है। तो आई थिंक प्रॉब्ली इन टिल जुलाई हो जाएगा ये सॉर्ट। हाँ, क्योंकि दिल्ली में तो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्पेशली अगर वेमेन सेफ्टी की बात करूँ तो वेमेन्स आर मोर कंसर्न फॉर दिस दिल्ली में। अच्छा सर, आप मल्टीपल कंपनीज पे एक साथ कैसे काम कर लेते हो? देखो, ये सारी चीज़ें ना सिस्टम बनाने से बनते हैं। स्टार्टिंग में कभी भी कोई चीज़ जब स्टार्ट करते हैं या उसको टेक ओवर करते हैं या कुछ करते हैं, तो वो बहुत टाइम टेकिंग है। अगर मैं आज की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा टाइम मेरा ट्रेवल खाता है। बाकी बिजनेसेस के मुकाबले ट्रेवल इज ईटिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज वो नया है, वो बेबी है, छोटा सा, अभी वो ग्रो कर रहा है। बहुत चीज़ें होती है, बहुत चैलेंजेस होती है। मेरे लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम खुद एज अ फाउंडर नया है। बहुत चीज़ें मुझे बड़ी ऑड भी लगती है, बट ठीक है, दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। सो इट्स नॉट द लेगेसी बिजनेसेस दैट आई बीन डूइंग कि उसमें ऐसा होता था, इसमें ऐसा होता था। इसमें तो कोई ऐसे हायरार्की कभी लगता भी नहीं है मुझे, और बड़ा वो लगता है कि, तो एक इंसिडेंट बताता हूँ इसके अंदर, उस आंसर से पहले। तो जैसे जो स्टाफ रखा हुआ है इसके अंदर, जो एम्प्लॉयज़ है, वो नाम से बुला रहे थे। हम वो आदत तो है नहीं कभी। तो मैं बोला, देखो सारी चीज़ें चलेगी, इन नाम से बुलाने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। चाहे स्टार्टअप बोल लो, चाहे कुछ बोल लो। उससे क्या ना, वो बहुत हो जाता है, क्योंकि एज गैप 20-20 साल का अगर एज गैप है और आपको वो नाम से बुला रहा है एम्प्लॉय, तो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए थोड़ा और हो जाता है। बट फिर मैंने धीरे धीरे वो सिस्टम बना दिया। बाकी कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मुझे पड़ता है। तो मेरे को ये थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है। अभी क्या किया है कि जैसे अलग अलग बिजनेसेस है, चाहे पाइप का है, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे पूरी टीम बिठा दी है। ऐसा नहीं है मैंने छोड़ दिया है एकदम, बट ये है कि टीम बिठा दी है। वीकली रिव्यूज़ लेना, सारी चीज़ें करना प्रॉपर, मतलब SOPs अगर सारे आप बना दो। और फायर फाइटिंग में हमेशा बैठा रहता हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम आए, कुछ आए, मैंने इतनी अथॉरिटी रखी कि सीधा फ़ोन करके पूछ लो। तो वहाँ से क्या ना, एक तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में कंफर्ट लेवल दे रहे हो। जब उनको कंफर्ट होगा ना पूछने के लिए कि कोई गलती भी है, कुछ भी है, तो वो चीज़ें फिर मैनेज हो जाती है। एक चीज़ आप बार बार कह रहे हो, सिस्टम।
आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हो आप, और मैं समझ रही हूँ कि अगर सिस्टम किसी बिजनेस में या किसी भी चीज़ में अगर सेट आप कर दें सही तरीके से, और सिस्टम सेट होगा अच्छी तरीके से जब फाउंडेशन उसकी सही डलेगी, फाउंडेशन manage चलेगी। कर और सकते हो। इस सिस्टम को अगर थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से बोला जाए ना, अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट से मैक्रो मैनेजमेंट में शिफ्ट हो जाओगे ना, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक चलने लगती हैं। तो बेसिकली सिस्टम से काफ़ी सारे, मतलब सिस्टम काफ़ी चीज़ों से लिंक्ड है और काफ़ी चीज़ें सुधर सकती हैं सिर्फ एक सिस्टम इंटीग्रेट करने से। हाँ, मतलब एक SOPs कंपनी के होते हैं, हायरार्की सिस्टम आप अच्छा बना के रखो, रिपोर्टिंग का सिस्टम ठीक बना के चलो, जहाँ फंसो वहाँ पे अगर चेक है कि ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ये करना है, और फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आ जाओ मेरे पास। अच्छा, अगर मैं सर इन्वेस्टमेंट साइड की बात करूं, तो आपने रिसेंटली एक VC फर्म भी स्टार्ट की है, सिनर्जी लैब्स, विद 6 अदर पीपल, आई गेस जी। 7 टोटल 7। को फाउंडर्स आर देयर। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक फाउंडर में क्या देखते हो? जज्बा। जस्ट देखो, आज की डेट में अगर फाउंडर ढीला होगा ना, और अगर वो प्रॉब्लम ही नहीं बता पाएगा अपनी, और अगर उसकी, देखो क्या होता है ना, एक एनर्जी लेवल चेक होती है कि अगर कोई फाउंडर है, वो डिपेंड करता है ना कितना एक्साइटेड है वो। अगर वो उसमें एक्साइटमेंट ही नहीं है, उसको पता है हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका ये मेरे पास सोल्यूशन है, होगा तो कर लूँगा, नहीं तो देख लेंगे, तो फिर वो ना उसके अंदर बड़ा बनने का वो जज्बा है, ना उसमें एनर्जी लेवल है, तो आदमी क्या करेगा फिर उसके बाद? उसको लगेगा कि बाद में भी ऐसे ही रहेगा, सीरियस ही नहीं होगा कभी। तो वो करने वाली चीज़ के मतलब करना है तो करना है, चाहे जैसे भी सॉल्व करना है। हाँ, मतलब एक होता है जैसे उस दिन आप वाला इवेंट ही था, उसमें कुछ स्टार्टअप अच्छे थे, बट वो फाउंडर में दम नहीं था, एनर्जी लेवल नहीं थी। जिसमें एनर्जी लेवल थी वो कर तो रहा था, बट उसमें कंपटीशन बहुत था। तो वो चीज़ होती है कि भाई देखो क्या है ना, कि मैं पर्सनली अगर आपको बताऊँ कि मैं किसी फाउंडर से मिलता कुछ करता हूँ ना, उसकी कई बार एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि मेरी में एनर्जी बढ़ जाती है। राइट। तो इट इज़ गिव एंड टेक, क्योंकि आपको एक यंग एनर्जी जब मिलती है फाउंडर की, तो आपको अच्छा लगता है, फिर आपको भी लगता है हाँ अब तो हम साथ में काम करेंगे। और अगर वही अगर थोड़ा ढीला होगा, वो होगा, तो क्या इसमें तो कई प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं कि वो फाउंडर इतनी ट्राई कर चुका है कि वो हार चुका है, या उसके पास रनवे ही नहीं है। बहुत जगह पे तो यही प्रॉब्लम होती है, उसको ये है कि भाई फंड मिलेगा तो मैं कर लूँगा, बहुत कॉम्बिनेशंस होते हैं। पर हम लोग जनरली सिनर्जी लैब्स में वी ट्राई टू फोकस ऑन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। फंडी स्टेज। और टिकट साइज की अगर बात करूँ तो टिकट साइज कैन वेरी, प्रॉब्ली लेस टू लेस 25 lakhs to 2 crores 5 crores ऑल्सो, बट डिपेंड्स कि क्या चीज़ बन रही है, क्या बना रहे हैं। ओके। तो आई थिंक बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं और फंडिंग फाउंडर्स को लेकर भी ये सवाल करते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स क्या ऐसा देखते हैं इन्वेस्ट करते टाइम। तो आई थिंक उसका जवाब काफ़ी सारे लोगों को मिल गया होगा इस बात से कि भाई जज्बा देखते हैं इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि फाउंडर्स के सवाल होते हैं ना कि आप हमें बताएं कि कैसे हम इतने मतलब अच्छे से प्रेजेंट करेंगे वो इन्वेस्ट कर दें या फंड कर दें। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा है कुछ फाउंडर्स में, उनको पता है क्या करना है, बट पिच बहुत अच्छी शुरू होती है, सारी चीज़ें समझते हैं, हम भी अलाइंड हो जाते हैं, हाँ ये तो सही है, इतने में वो 4 जगह डाइवर्ट हो जाता है, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, फिर वहाँ फिनिश हो जाती है। तो सेकंड थिंग कैन बी क्लैरिटी क्लैरिटी। बोल सकते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकला नहीं है, 4 और बना लिए कि भाई हाँ ये भी करना है, ये भी करना है। तो मेरा ये मानना है कि ऑलवेज फोकस ऑन वन थिंग, मेक इट बिग, उसको सस्टेनेबल बनाओ। और दूसरा जो मैं एक चीज़ बहुत फर्मली मानता हूँ कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में लोग कहते हैं ना कि हाँ मैंने फंड रेज किया, अब मेरा बर्न रेट ये है, वो चीज़ है, तो वो चीज़ से मैं थोड़ा सा दूर होता हूँ, क्योंकि बीइंग अ ट्रेडिशनल बिजनेस मैन मुझे लगता है कि आपको कोई भी धंधा कर रहे हो वो बर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना चाहिए। बिजनेस को बिजनेस की तरह बनाओ, ठीक है बर्न आएगा स्टार्टिंग में, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जो डे 1 से प्रॉफिटेबल हो जाएगा, बट माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि डे 1 से मेरी जो जर्नी है, मैं ब्रेक इवन कहाँ करूँगा, मैं उसके बाद बिजनेस में प्रॉफिट कब से करूँगा। लोग तो कहते हैं कि 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, तो फ़ायदा ही नहीं है ना, फिर तो आपको पता ही नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है प्रॉफिटेबिलिटी का। आजकल तो आपको नहीं लगता कि एक स्टेटस सिंबल बन गया है फंडिंग रेस करना, और मतलब लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते फाउंडर्स, अगर स्टार्टअप फाउंडर्स की बात करूँ तो आजकल एक मतलब स्टेटस सिंबल बन गया है कि हमने इतनी इतनी फंडिंग रेस कर ली। अब स्टार्टअप में क्या हो रहा है,
बर्न हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, उस वो कोई मैटर नहीं करता, बस एक रेस कर लिया, वैल्यूएशन बढ़ गई, दैट्स इट। बट आज की डेट में ना लास्ट 2 साल में मैं बोलूँगा कि बहुत चीज़ें स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चेंज हुआ है। पहले होता था कि लोग वैल्यूएशन के पीछे भागते थे, बहुत वीसीज और बहुत इंजन नेटवर्क्स ये वो पैसे दे देते थे, इतना ड्यू डिलिजेंस नहीं होता था पहले। बट वो चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। आज इतना इजी नहीं है किसी फाउंडर के लिए पैसा लेना। बहुत से चेक्स होते हैं, बहुत सी ड्यू डिलिजेंस होती है उसके अंदर, फिर जाके कि उसका सिस्टम क्या होगा, फिर उसके बाद उसकी टीम से मिला जाता है कि उसकी, चलो मैं मान लिया कि फाउंडर बहुत बढ़िया है, ये तो करके दिखाएगा, बट अकेला तो कोई नहीं कर सकता ना, उसको पूरी टीम चाहिए। फिर वो टीम से मीटिंग होती है, टीम की विजन मतलब विजन से टीम अलाइंड है नहीं है, जो फाउंडर का विजन तो ये है भाई, टीम का भी तो वही होना चाहिए। अगर टीम भी अलाइंड है नहीं है, फिर कुछ जगह पे तो ये होता है कि हम खुद पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और फिर देखो कनेक्ट्स, कई स्टार्टअप्स में ऐसा भी हुआ है कि हमने अपने कनेक्ट से उसको चलाया अच्छा। राइट। तो अलग अलग मतलब स्टार्टअप टू स्टार्टअप वो करेगा। और मेरा ऐसा कभी नहीं रहा कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री फोकस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ केयर में मैंने इन्वेस्ट किया जिसमें ज़ीरो नॉलेज है मेरे को, फिर भी मैंने बातों बातों में उसको जितना गाइड कर सका करा, एंड इट हेल्प्ड। क्योंकि टेक्निकली इट इज़ नॉट अबाउट द इंडस्ट्री, इट इज़ अबाउट द बेसिक बिजनेस एथिक्स। अगर वो आप सही होगा ना तो कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी काम कर। तो आपने अभी तक कितने स्टार्टअप्स में ऑन एन एवरेज इन्वेस्ट मैंने किया होगा, मतलब अभी करंट 10-15 तो होंगे, मतलब 2-4 से एग्जिट लिया है मैंने, ओके। अभी तक कोई भी नहीं मारा है। अच्छा, प्रॉफिटेबल एग्जिट। हाँ, इट वॉज डिसेंट इनफ, 2x या 2.5x था, बट आई सेड आई वांट टू। अच्छा, एग्जिट आप कैसे डिसाइड करते हो, किस बेस पर, मतलब क्या रीजंस हो सकते हैं एग्जिट लेने के? एग्जिट लेने के देखो, जो मैं, सबका अपना अपना हो सकता है, बट मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि जब मुझे लगता है कि भाई इससे आगे ये नहीं चलेगा, या नहीं, पैसा मरेगा तो नहीं खैर, बट उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अब मेरे को लगता है कि आज मेरे को 2.5x मिला, हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक ये 3 या 3.5x देगा, तो ग्रोथ लिमिटेड हो गई। इससे अच्छा वो पैसा निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दो, तो हो सकता है वो आपको बेटर रिटर्न दे दे। राइट, तो रिटर्न कैलकुलेशन करता हूँ मैं। ओके। और अब तो आप सिनर्जी लैब्स भी आपने स्टार्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट्स आपकी बढ़ेंगी। यस। तो हम लोग ने जो अभी ऐसी सारी सबकी सातों की इन्वेस्टमेंट्स कंबाइन करी और देखा, एंड आई थिंक देयर अबाउट मोर देन 200 स्टार्टअप ऑल टुगेदर। अच्छा, हाँ, तो 200 एज इन के जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे? नहीं या कर दिया है ना जिसमें हम 7 का अगर Okay. पोर्टफोलियो मिला लिया जाए, ऑल 7 गाइस, अच्छा, तो द पोर्टफोलियो इज मोर देन 200 स्टार्टअप्स। दैट्स ह्यूज। अच्छा सर, एक चीज़ जो इंस्टेंटली रिजेक्टेबल बनाती है किसी भी फाउंडर को पिचिंग के टाइम पर, एक चीज़ जो आपको लगता है कि इंस्टेंटली आपका मतलब वो ऑफ हो जाता है कि नहीं, इसमें तो नहीं करना। ओवर कमिटमेंट, जब उसको लगता है वही समझदार है, बाकी सारे बेवकूफ़ है। आई थिंक थीसिस बहुत क्लियर होनी चाहिए, मेरा पर्सनली ये मानना है। कई बार क्या होता है कि सुनने में, जैसे मैंने आपको बोला कि अच्छा लग रहा है बोलते बोलते, और वो एकदम से लेफ़्ट राइट हो गया, या उसके पास सवाल के जवाब नहीं है, उसको पता है ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन उसके हिसाब से ये सोल्यूशन है, बट हो सकता है कई बार नहीं भी हो। ओवर कमिटमेंट कई बार इसलिए भी कर देते हैं कि लगता है कि भाई ज़्यादा बताएं ताकि फंडिंग मिल जाए, इसलिए मेजरली इसलिए होती है। हाँ हाँ, और आज की डेट में मैंने आपको बोला ना कि द इन्वेस्टर्स हैव बिकम मोर स्मार्ट नाउ। हाँ, वो उस दिन आप लोग पकड़ रहे थे सब फंडिंग आप नंबर। बड़ी अच्छी चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि नहीं, बहुत ज़रूरी है। टू वेस्ट के आपने फंड कर दिया और फिर कुछ भी हो रहा है उसका। नहीं, सी इफ आई एम पुटिंग माई मनी कोर्स ऑन एनीवन, मेरे को तो रिटर्न चाहिए ना। आई एम ए इन्वेस्टर, मेरे को उसका एग्जिट चाहिए, आज नहीं चाहिए, जब भी चाहिए। तो मेरे को एग्जिट के लिए मैं पैसा लगा रहा हूँ, पैसा से पैसा बनाना है मुझे, ये नहीं है कि कंपनी बंद करवानी है उसकी। और होता है कई बार होता है कि जब फाउंडर थोड़ा सा शेकन हो जाता है, या लगता है कि भाई ये लेफ्ट राइट ना हो जाए, तो हम सपोर्ट करते हैं उसको कि कहाँ उसको वापस खड़ा करना, या उसको वापस वैल्यू गेन करना, बहुत होता है। अच्छा, मैं उस दिन वही देख रही थी फंडिंग फाउंडर्स वाले इवेंट पे कि आप लोग बार बार स्लाइड पीछे करवा के कुछ चेक कर रहे हैं, मतलब इतने ध्यान से देख रहे थे कि मैं देखिए नंबर कैच कर रहे हैं कि क्या नंबर उसने बोला है और क्या वो दिखा रहा है, और एक्चुअल में वो सही है भी या नहीं। हाँ, कई बार क्या होता है ना, आदमी बहुत जोश में PPTs बनाता है,
और बढ़ा ही उसमें देता उसमें है। नंबर्स के आजकल गामा से बना लिया या किसी से बना लिया। आजकल लोगों के पास टूल्स बहुत है एआई टूल्स बनाने के लिए, तो एआई टूल से बना लिया और कई बार वो नंबर्स गलत भी डल जाते हैं उसमें, कई जगह पे मैच ही नहीं कर रहे थे नंबर्स। और फिर कुछ लोग जवाब भी नहीं दे पा रहे थे कि हाँ भाई क्या। अच्छा, एक कंटेंट के पर्सपेक्टिव से एक सवाल कि आप आज की डेट में इन्वेस्ट करने से पहले क्या कंटेंट प्रेजेंस भी देखते हो, फाउंडर या ब्रांड की, दोनों में से किसी की भी? देखो ये सब ड्यू डिलिजेंस में होता है। मतलब अगर स्टार्टिंग में मेरे पास कोई स्टार्टअप आया है, उसने बोला कि हम ये कर रहे हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे जाके उसका सोशल नेटवर्क या वो ना देखा जाए। हो सकता है आजकल कई बार लिंक्डइन ज़रूर देख चेक कर लेते हैं कि भाई लिंक्डइन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि उसकी स्टैंडिंग क्या है, कि उसने अपने प्रोफाइल पे कुछ काम किया है नहीं किया, कंटेंट क्या आ रहा है। बट सोशल मीडिया कंटेंट ये सारी चीज़ें बाद में ही देखी जाती है, स्टार्टिंग में नहीं देखी जाती। मतलब इतना ज़रूरी नहीं है। इतना ज़रूरी नहीं है। देखो कई बार क्या होता है कि आप आइडिया स्टेज पे आए हो, ठीक है, आप अपना सिर्फ अभी बता ही रहे हो क्या है, पेपर पे है वो, कोई चीज़ तो शुरू हुई नहीं है, तो उसकी तो सोशल मीडिया प्रेजेंस हो ही नहीं सकती। दूसरा फाउंडर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्लाइंसेस। मैं इतने फाउंडर से मिला हूँ जिनसे मैंने पूछा कि भाई आपके पास इसका ट्रेडमार्क है क्या, उनके पास कोई जवाब नहीं है। किस बेसिस पे आप ब्रांड बना लो? अच्छा सर, आप स्टार्टअप मेंटोरशिप भी देते हो, तो उसमें आप एक रॉ फाउंडर को इन्वेस्टेबल या इन्वेस्टमेंट रेडी कैसे बनाते हो? सिस्टम्स होते हैं सारे कि भाई वो आया, उसके पास आइडिया तो है बट क्या करना है उसको नहीं पता है, तो चाहे उसको पूरी कंप्लाइंसेस कैसे फुलफिल करी जाती है, कंपनी कैसे बनाई जाती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, ESOPs कैसे होते हैं, फिर आप बिजनेस को किस स्टेजेस पे कहाँ से इसको कर सकते हो। मेरा अपना पर्सनली ये मानना होता है कि स्टार्टिंग में जब फाउंडर बूटस्ट्रैप्ड होता है फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे उसके पास पैसे भी लिमिटेड होते हैं, तो वो लिमिटेड पैसे में ही वो कैसे काम कर ले और उसको बना के दिखा दे, कि प्रूफ दिखा दे कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, तो उससे बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। फिर उसको कंप्लाइंस है, जैसे कई आईपी अच्छे लॉयर्स हमारे में है जो स्टार्टअप्स के लिए कम कॉस्टिंग में भी काम कर देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं, उनको सबको आपस में लिंक कर दिया। कुछ सीए फर्म्स है जो पूरी कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देते हैं, तो मतलब एक स्ट्रक्चर पूरा बना दिया उनके लिए। और फिर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कहाँ आएगा, अगर प्रोडक्ट की समझ है तो अच्छी बात है। कई बार होता है कि आपके सिर के ऊपर से निकल जाता है वो प्रोडक्ट, कि भाई क्योंकि आप रेजोनेट नहीं कर पाते उसको। उस केस में बस बेसिक बिजनेस आइडियाज़ कि बिजनेस कैसे चलाते हैं, क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए, बर्न कम होना चाहिए, प्रॉफिटेबल पे जाओ, यूनिट इकोनॉमिक्स पे जाओ, कि अगर आज शुरू कर रहे हो तो कितने दिन में तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो, उसका पूरा एक्सेल शीट चार्ट्स वगैरह सब बना के। सर, एआई रिप्लेसिंग जॉब्स, हाइप और रियलिटी? 50-50। कुछ जगहों पे लोगों ने इतना वो सोच लिया, जो बड़ी कंपनीज है प्रॉब्ली आईटी कंपनीज है, उनको लगा कि एआई आ गया मेरी मैन पावर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कुछ हद तक काम आपका फास्ट हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन वो तो चाहिए ही आपको एम्प्लॉय। अगर ह्यूमन एम्प्लॉय नहीं होंगे तो एआई को भी कौन चलाएगा? राइट। तो ये है कि भाई हाइप तो क्रिएट हुआ ही है कि एआई ये कर देगा वो कर देगा, एंड आई हैव सीन कि पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग बैक टू व्हाट दे यूज्ड टू डू, क्योंकि एआई गलती कर रहा है आज भी। आज मेरे को बोलोगे 100% कंपनी को एआई के हिसाब से मैं चला लूँ, तो मैं तो नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वो कई बार ना करोड़ का जीरो गायब कर देता है, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इट कैन हेल्प बट नॉट कम्प्लीटली टेक ओवर। It is not 100% reality, but yes, at the same time, it will help a lot of business to scale faster. डेटा को एनालाइज करने में जो 10 दिन लगते हैं वो 5 मिनट में वो कर सकता है। उन चीज़ों के लिए आएगा। देखो AI कैन नॉट रिप्लेस 100%। ऐसे बहुत से जॉब है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी आ रहा था FM चलाया तो वहाँ पे यही क्वेश्चन था, वो लोगों से पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी जॉब्स है जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। किसी ने बोला कुक, सेल्समैन, और ऐसे बहुत बहुत सी जॉब्स है जो नहीं कर सकता। आज ठीक है, अगर सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं, चलो ड्राइवर का, ठीक है, आज यूएस में चाइना में ड्राइवरलेस कार चल रही है, इंडिया में चल सकती है? नहीं, सवाल ही नहीं है। ह्यूमन ही सही से नहीं चला। तो फिर वो तो लगेगी क्योंकि वो कैलिब्रेट ही नहीं कर पाएगा। तो बहुत चीज़ें हैं, मतलब ठीक है डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा ड्रिवन कंपनीज हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको हेल्प मिलेगा, बट नॉट ट्रेडिशनल बिजनेसेस और एनीथिंग।
अच्छा सर, आपको क्यों लगता है कि दुबई और ग्लोबल मार्केट्स इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं? वाई? क्योंकि उनको ये लगता है कि इंडियंस के पास ही पैसा है सबसे ज़्यादा। ये तो आई थिंक सबसे बड़ा झूठ होगा। आई थिंक बिकॉज उनको ये लगता है कि बिकॉज इंडियंस इन्वेस्ट, अगर आप टेक्निकली देखोगे, इफ़ यू पिक अप द टॉप फैमिलीज ऑफ इंडिया और देखोगे तो इंडिया से बाहर जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स है वो सब इंडियंस की है। आज दुबई में 57% पॉपुलेशन इज़ इंडियन। हाँ। और बहुत लोग यहाँ से परेशान होके भी गए, जो गवर्नमेंट से परेशान थे, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट से परेशान थे, और वो वहाँ जाके गए। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु शिफ्टेड दुबई फॉर गुड। उनको कोई लेना देना नहीं है इंडिया से, उनको कह रहे हैं मेरे को यहाँ शांति है। टैक्स बेनिफिट्स टैक्स बेनिफिट तो पूरा ही वो है, तो है ही। पूरा ही है। वहाँ से काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड आई थिंक पीछे तो अभी यूके ने बहुत अट्रैक्ट किया था। आई थिंक अंबानी हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन यूके, और यूरोप में भी बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत है। अब देखो ना, अगर धीरे धीरे अगर आप स्टडी करके देखोगे तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं। पहले ये होता था कि बाहर की कंपनियाँ इंडियन कंपनी को एक्वायर करती थी, आज की डेट में उल्टा चलता है। इंडियन कंपनीज आर एक्वायरिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज। महिंद्रा ने बहुत इंटरनेशनल कंपनीज को एक्वायर किया है, टाटा ने बहुत किया है, सबसे बड़ा तो JLR किया था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक ओवर था। तो ऐसे बहुत सी कंपनीज है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप ने बहुत मैसिव एक्विजिशन इंटरनेशनली किया है। हमारी फैमिली में भी बहुत अलग अलग जगह पे एक्विजिशन स्टील प्लांट्स में हुए हैं। तो वो दिख रहा है ना कि भाई इंडियंस में वो जज्बा है, वो चीज़ है, ऑरा है कि भाई वो इंटरनेशनल बिजनेस में घुस सकते हैं। अच्छा सर, अगर करंट सिचुएशन की बात करूं, सो AI, वॉर्स, इन्फ्लेशन, सो डू यू थिंक आर वी एंटरिंग इनटू अ टफेस्ट बिजनेस एरा? देखो, वॉर इज मेकिंग an impact not for any businesses but also to a common people also. आज हमारे को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल बाहर से आना है, पॉलीमर से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली पेट्रोलियम से रिलेटेड है, या गल्फ कंट्री से आना है, कहीं से आना है, तो वो इम्पैक्टेड है। तो प्राइस हैव गॉन डबल। सिमिलरली जब रॉ मटेरियल महंगा होगा, प्रोडक्शन महंगी होगी, एंड प्रोडक्ट महंगा होगा, जो आम आदमी है उनको लेना है, उनके लिए कॉस्ट बढ़ गई। सबसे बड़ा इफेक्ट जो वॉर का किसी भी कंट्री पे आता है वो आता है फ्यूल कॉस्ट पे। आज की डेट में जो कुकिंग गैस है उसकी कितनी मारामारी है। ठीक है, अगर आपके घर में पाइप गैस है तो यू आर स्टिल सेफ, आपको कोई भागना नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो सिलेंडर वाले लोग हैं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग फॉर इट। वन डे माई ड्राइवर डिडंट कम, आई आस्क्ड हिम व्हाई यू हैव नॉट कम। तो ही सेड कि मेरे को सिलेंडर नहीं मिल रहा था, घर का खाना कैसे बनाऊँ। देन वी सेड कि तू आ जा, एंड वी गेव हिम अ इंडक्शन सो दैट उसको प्रॉब्लम ना हो। बट दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इशू, दे गेटिंग थिंग्स एट 3 times द प्राइस। तो गरीब आदमी क्या करेगा। तो ये जितना भी ये जियोपॉलिटिकल चलता है और जितना वॉर चलता है ना, इम्पैक्ट तो इसका हर जगह आता है, सबसे ज़्यादा कॉमन पीपल सबसे ज़्यादा कॉमन पीपल। और आपको क्या लगता है इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको होता है? जो गन्स बना रहा है। आई थिंक जो कंट्रीज आर्म्स एलिमिनेशंस पे फोकस करती है एंड दे हैव लाइक सेल्स अच्छी उनको मिलती है, तो फिर वो लंबी चलती है। एंड मोदी जी ने बोला है कि सोना मत खरीदो। आई थिंक देखो, उनका जो कॉन्सेप्ट है बोलने का, उनका ये था कि अगर हम गोल्ड नहीं खरीदते, ठीक है, उसी जगह हम क्या करेंगे, या तो हम म्यूचुअल फंड्स पे पैसा डालेंगे या शेयर मार्केट में डालेंगे, उससे जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन डाउन आएगा और शायद डॉलर डाउन आ जाए। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। बट जो मैंने सुना है, जिस दिन मोदी जी ने ये बात बोली कि सोना मत लो, उस दिन सबसे ज़्यादा सोना की सेल हुई है। लोगों को लगा कि भाई अभी ले लो, अब तो बढ़ने वाला है। कोई नहीं, और हो भी रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है। तो टैक्स भी लगा दिया 10% एक्स्ट्रा उसके ऊपर, फिर भी सेल चल रही है एंड पीपल आर बाइंग। देखो, जिसको खरीदना है, जिसके घर पे शादी है या जिसका सिस्टम है, जिसको सेफ लगता है, वो करेगा। सोना चांदी दोनों ही बढ़ रहा है। और चांदी तो बहुत टाइम से बढ़ रही है। ओके, तो ये एक थोड़ा सा क्रूशियल सवाल, अगर आप आज 20 साल के होते तो आप नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए आपको बिजनेस बिल्ड करना होता, आप क्या बिजनेस अभी स्टार्ट करते हैं आज का टाइम?
लेगेसी पॉइंट ऑफ व्यू से या बिना लेगेसी भूल जाओ भी? लेगेसी भूल जाइए, जो आपको लग रहा हो कि आज स्टार्ट करना चाहिए। इसका ना एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि आज जब मैं देखता हूँ कि आई हैव 2 डॉटर्स और तो उनके लिए सोचता हूँ कि उनको क्या करना है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दे वांट टू गेट इनटू द लेगेसी बिजनेस। उनको लगता है सब मारामारी वाला काम है, हमारे बस की तो नहीं है। तो आई थिंक व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज get into something as a SaaS software as a service, probably build something which eases a lot of people in terms of maybe managing their finances, या कुछ भी हो सकता है, मतलब समथिंग विच इज़ हेल्पिंग बिजनेसेस टू ग्रो राइट नाउ। क्योंकि आज की डेट में जो बिजनेसेस, जो छोटा बिजनेस होता है वो कोई भी ना ERP टूल यूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग इतनी है। अगर SAP की बात कर लो या जो Oracle लिए वो जितना आता है, कोई छोटी कंपनी MSME तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता उसको अफोर्ड। तो समथिंग इन दैट स्पेस की मेकिंग लाइफ ईजी फॉर पीपल, या फिर हो सकता है कि डू सम ट्रेडिंग ऑफ मटेरियल्स विच कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। अगर मेरी सोर्सिंग अच्छी है और मुझे पता है क्लाइंट कौन सा है, तो वो सोर्स करके मैं दे सकता हूँ। बेसिकली SaaS हम मान सकते हैं, SaaS और SaaS AI इंटीग्रेशन। हाँ, SaaS विद AI कर सकते हो। देखो AI में, आई डीप टेक में तो जिसको देखो हर दूसरा आदमी कह रहा है AI करके लोगों ने बहुत पैसा उठाया है इन्वेस्टर से, और सब आधी से ज़्यादा कंपनियां एग्जिस्ट भी नहीं करती है इस टाइम पे। अच्छा सर, एक थोड़ा मुश्किल सवाल, गॉड फॉरबिड इफ़ यू लूज एवरीथिंग टुडे, आप कैसे रीबिल्ड करोगे? आई थिंक आई विल गो बैक टू द बेसिस, दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। आई डोंट नो वो लेगेसी दोबारा बनेगी नहीं बनेगी, बट I will give my 100% in terms of building from what I have learned in my past. तो वही सारी चीज़ें, वही सारी ट्रांसपेरेंसी, जज्बा, वो सारी चीज़ें जब इकट्ठी होएगी तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा लाइफ में। कुछ तो करिए, तो कुछ तो करने वाला जज्बा जो है हाँ, फाउंडर में, तो ये मैंने स्टार्टिंग से अब तक 2 चीज़ें नोट की ज़्यादा, एक सिस्टम और एक जज्बा, जो आई थिंक एक फाउंडर बनाता है। एक अच्छा बहुत ज़रूरी है। देखो तभी आप ग्रो करोगे ना। अगर आप ढीले हो कि ठीक है कर लेंगे, या लेज़ी है या कुछ है, क्योंकि आजकल का जो जेंजी वाला हाँ, सिस्टम है बहुत डिफरेंट है। मैं देख रहा हूँ लैपटॉप हाथ में लेके घूम रहे हैं, वहीं पे एयरपोर्ट चल रहा है, मतलब यार बैठ के काम कर लो। नहीं, तो देखो वर्क कल्चर बहुत चेंज हो गया। ठीक है, दे आर स्मार्ट वर्कर्स नॉट हार्ड वर्कर्स। तो वही चीज़ है, मतलब हर उसके ऊपर है। आज मैं अगर अपनी बात करूँ तो मे बी आई फोकस मोर ऑन हार्ड वर्किंग दैन स्मार्ट वर्किंग। तो हो सकता है टाइम के साथ वो चीज़ें चेंज आए, तो ऑटोमेटिकली मैं भी उस पॉइंट से देखूँगी भाई स्मार्टली किस तरह काम करा जा सकता है, कि भाई अगर ज़ीरो से वापस करना है तो क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ को लेवरेज कर सकता हूँ मैं कि उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए। सर एडवाइस टू अ 20-year-old फाउंडर टुडे। 20-year-old फाउंडर, जो करो मन से करो, पूरी जियो जान लगा दो। अगर चीज़ पता है कि ये चलेगी, और ये मत सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे कि प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है। जब तक जाओगे नहीं, 10 लोगों को दिखाओगे नहीं, फीडबैक लो। हो सकता है लोग गलत भी बोले, तुम्हारे को बोले कि ये पागल हो कि क्या लेके आ गए हैं, उससे चीज़ों में कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप उसमें बिलीव करते हो तो उसको आप परस्यू करो। मार्केट फिट ज़रूर होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी जितने लोगों से आप मिलोगे, आई थिंक लर्निंग इज समथिंग वी शुड नॉट स्टॉप। आई हैव सीन 20 ईयर डूइंग सच गुड जॉब इन टेक। हमने पीछे टेक में रखा था लड़का, ही वॉज 20 ईयर इन फैब, 4 जनों का काम खुद कर रहा था। तो वो है कि जज्बा था उसके अंदर कि मेरे को करना है। तो आई थिंक इस चीज़ों के अगर फोकस किया जाए, क्लैरिटी पे फोकस किया जाए, एम्बिशन पे फोकस किया जाए, और उस बात क्लियर होना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो आई थिंक किसी को नहीं रुकेगा। और आई थिंक आज की डेट के 20 ईयर्स आर वेरी स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई थिंक उनको ज़्यादा पता चल रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अच्छा सर, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जो आजकल चल रहा है उसके लिए, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जब मैंने ये चीज़ सुनी ना, तो मैं बोला यार एक बार चेक तो करते हैं कि क्या है। तो अभी तक ना इसमें क्लैरिटी नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने जस्ट जनरली आई थिंक कोई जज CGI
जज ने कुछ कॉकरोच के बारे में बोला था तो इन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया कि भाई ये शायद हमारे को कॉकरोच बोल रहे हैं कुछ है, मतलब देयर इज अ लिटिल कन्फ्यूजन एंड थोड़ा सा इसको फैब्रिकेट भी किया गया है अलग अलग जगह. बट आई थिंक द वे दे ग्रू इन 5 days अभी तक समझ से बाहर है. देव तो हम बात कर रहे थे कि 15 मिलियन हो गए, 18 मिलियन. यस्टरडे आई चेक बाई चांस, ऐसी जनरली न्यूज़ में वो चल रहा था तो मैं चेक कर रहा था 23 मिलियन. ऐसे इतनी स्पीड में तो कोई ही नहीं ग्रो किया. एंड पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग पेजेस सिटी वाइज. और जो इसका फाउंडर या जो अपने आप को प्रेसिडेंट कह रहा है वो यूएस में आराम से बैठा हुआ है कि कोई छू भी नहीं सकता. आई थिंक द नेम इज़ फनी क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी है. बट आई थिंक अगर आज की यूथ उसको पकड़ लिया है और वो कुछ हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है. तीसरी बड़ी पार्टी बन जाए बीजेपी और कांग्रेस के बाद कि वो बोलेंगे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे या वो होगा. बट आई थिंक इट इज़ जस्ट दैट फॉर द टाइम पीरियड जो इतनी हाइप हुई है. पता नहीं 22 मिलियन लोग 23 मिलियन लोग आए कहाँ से, मेरे को तो समझ से बाहर है. बीजेपी के खुद 8.5 मिलियन समथिंग है. एंड कांग्रेस हैज अबाउट 13.7 मिलियन फॉलोअर्स एंड दिस वाज क्रेजी. मतलब मैं तो उसका पूरा इंस्टा भी देखो तो मतलब कंटेंट इज वेरी वियर्ड कि वो है. अब तो मैं देख रहा हूँ कोई कंपनी थी, मतलब अब कंपनी मेम्स बनाने शुरू कर दिए अपने खुद कॉकरोच वाले और सारी चीज़ों के. व्हाट इज हैपनिंग आई डोंट नो. बट बहुत फनी है. मतलब प्रोज एंड कॉन्स है, बाकी तो देखो टाइम बताएगा. ऐसा नहीं है कि मैं कॉकरोच पार्टी के खिलाफ हूँ या कुछ हूँ. बट ऐसा कुछ नहीं है. मतलब पॉलिटिकली वेरी लिबरल. ओके सर, एक लास्ट सवाल से वाइंड अप करते हैं. एक सर्टेन अमाउंट अर्न करने के बाद जब एक इंसान एक अर्निंग कर लेता है कि उसका खर्चे भी पूरे हो रहे हैं, ख्वाहिशें भी पूरी हो रही हैं, मान लीजिए गाड़ी लेनी थी, घर लेना था, सब कर लिया और एक इनफ अमाउंट बना लिया और अभी भी बढ़ता जा रहा है वो, और एक लिमिट होती है ना कि आप क्या करें, और आप कोई लिमिट, आप कुछ नहीं है स्पेंड करने को, तो उस वक्त माइंड में क्या माइंडसेट शिफ्ट आता है, क्या चेंज आता है, किस लेवल की थिंकिंग हो जाती है? आई थिंक जब आदमी को ये लगता है ना कि मेरा तो पेट भर गया है और मेरी ख्वाहिशें भी कंप्लीट हो गई है तो आदमी स्टैग्नेंट हो जाता है. फिर उसको ना वो कंपनी ग्रो करता है ना वो अपने आप को ग्रो करता है. देखो कहने को तो किसी के भी घर में बात करें राशन उतना ही लगता है, चाहे वो 10,000 कमाने वाला हो या 10 करोड़ रुपये कमाने वाला. खाएगा वो दाल रोटी, लेट्स पुट इट लाइक दैट. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके जो कर लो वो ठीक है. बट आदमी जब ये स्टैग्नेंट हो जाता है ना तब उसको कुछ ना कुछ चाहिए नया करने के. अगर वो शिफ्ट करेगा कुछ और चीज़ में आएगा, क्योंकि देखो इसमें क्या इसके चैलेंजेस ख़त्म हो चुके हैं. उसको पता है मेरे को महीने में इतना फिक्स्ड इनकम आ रही है, मैं अपना काम चला रहा हूँ और वो चलता रहेगा. वो स्टैग्नेट बिजनेस, वो फिर नॉर्मल बिजनेस हो गया. उसको कोई ग्रोथ का नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी ख्वाहिशें पूरी हो गई. उस केस में दैट गाय शुड शिफ्ट इट्स फोकस फ्रॉम दिस बिजनेस टू अनदर बिजनेस. फिर चैलेंज दिखेगी ना लाइफ में, फिर वो चैलेंजिंग होगा. मैं नहीं कह रहा बंद कर दो उस बिजनेस को, चल दो ऑटोमोटिव, हम भी तो वही करते हैं. सवाल आपको यही था ना कि मल्टीपल बिजनेस कैसे चलते हैं. ऐसे ही चलते हैं. जब एक बिजनेस स्टैग्नेंट हो जाता है तो आप उसकी लीडरशिप डेवलप करो, लेट द लीडरशिप रन इट, और आप उसको ओवर लुक करो MIS रिपोर्ट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब आप यू कैन कीप अ ब्रिज काइंड ऑफ अ पर्सन जो डेली आपको रिपोर्ट दे रहा है या सारा कर रहा है. जैसे EAS का जो मेनली काम होता है वो सारी चीज़ें करी जाए. और उसको अपना माइंड जब तक वो दूसरी चीज़ में नहीं लगाएगा, क्योंकि क्रिएटिव ब्लॉक भी हो गया, मेंटल ब्लॉक भी हो गया, तो उसको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा वापस से टू गेट दैट फायर गोइंग अगेन. ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ओवर. और मुझे पर्सनली बहुत कुछ जानने को मिला, नया सीखने को मिला. तो आई होप के बाकी हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से. नहीं, और ऑडियंस में कभी भी किसी को चाहे probably they want to share their idea to understand it's workable, it's not workable, या किसी को कुछ करना है तो they can always reach out to you and you can probably connect. Sure sir, thank you so much sir, pleasure to have you. Thank you, same here.